कैसे हो बच्चों? वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर थ्योरी भी है, पीडीएफ के अंदर प्रॉब्लम भी है और सॉल्व प्रॉब्लम भी है। ऐसा ही हमने सब्स्टिट्यूशन के साथ भी करना है और ऐसी ही सारी चीज़ें एडिशन रिएक्शन के साथ भी होनी है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट और हो सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? तो ये हमने बचपन में सुना है, बहुत सारी बार सुना है कि मान लो CHCl3 को अगर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ यूज करा तो यहाँ पे CCl2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं या कार्बीन। ये कार्बीन फॉर्मेशन है। जो अपनी वीडियो कार्बीन के ऊपर है तो उसमें जाके डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कार्बीन को जनरेट करा। ये क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन? इसे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस वाली कार्बन के पास कोई दूसरा कार्बन है नहीं। तो जो भी एलिमिनेट होने हैं वो एक कार्बन के ऊपर से ही होने हैं। तो जब कभी एक ही कार्बन के ऊपर से सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाए उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। लेकिन अगर अपने पास एक से ज़्यादा कार्बन हो, मान लो ऐसा हो, यहाँ पे है बियर और हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल दी। अब ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा एंड दिस टू आर द बीटा। तो इस वाली केस में अपने पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ये और दूसरा ये। कहने को 2 अलग अलग ऑप्शन है, इनके IUPAC नेम तो एक ही है। तो इस वाली केस में अपने पास 3 तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, E1, E2 और E1CB। E1CB तो यहाँ पे जो ये है बीटा एलिमिनेशन, इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। और इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, इसके कोई भी पार्ट नहीं है तो कुछ तो होगा ना। हाँ, इसे कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसे कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, जो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर पढ़ रखी है या पढ़ी है। तो यहाँ पे कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है कंसर्टेड मैकेनिज्म, जो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर देख रखी है और उसके बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हमने बीटा एलिमिनेशन की बात करी तो वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द बिहेवियर है, E1, E2, E1CB। तो इनके बारे में डिस्कस करनी है। अब जैसे एक है सटजेप्स रूल, एक है हॉफमैन एलिमिनेशन और एक है E1CB। तो एक्चुअली 2 ही पार्ट है, हॉफमैन और सटजेप्स एलिमिनेशन। इनके ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भाई E1 का क्या मतलब है? तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं E1 और ये आ गई अपनी E2। E2 इज मोस्ट कॉमन रिएक्शन, ये अपना मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। E1 क्या है? E1 2 स्टेप रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर है, इट्स ए यूनिमॉलिक्यूलर। और इसकी ऑर्डर कितनी है? 1। 2 स्टेप रिएक्शन है। ये 1 स्टेप रिएक्शन है और इसके ऑर्डर है 2। अगर इसके ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इस वाली केस में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। और जहाँ कहीं भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो जनरली है क्या? मान लो अगर हमने यहाँ पे एक कंपाउंड ले रखा है, कार्बन कार्बन और ऐसे कार्बन है, इस वाली साइड पे Br है। तो यहां से इस तरीके से ये फाइंड आउट होनी है। मान लो यहां पे C2H5O नेगेटिव है, इसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा और ये नेगेटिव चार्ज इस Br के ऊपर ट्रांसफर हो गई और ये Br यहां से बाहर निकलनी है। तो पहले इस C2H5O ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है।
ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बी आर नेगेटिव बी आर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है और ये बी आर का बॉन्ड टूट जाना है और फाइनली वी आर गोइंग टू गेट ए सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी। इस तरीके का एक कंपाउंड जनरेट होना है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, इस वाली कंपाउंड में क्या होना है, सपोज इस तरीके का एक कंपाउंड है अपने पास, तो यहां से इसने पहले क्या करा, Cl को बाहर निकाल दिया। इसने यहां से Cl को बाहर निकाल दिया। एक बार ये Cl बाहर आ गई, अब यहाँ पे जो अपने पास सबस्ट्रेट है, बेस है, उसने क्या करा, उसने यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ली। मान लो OH नेगेटिव है तो उसने यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ली और जैसे ही उसने इसको एब्स्ट्रैक्ट करा, अब ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C आ जानी है ऐसे। तो यहाँ पे अगर हमने ग्राफ बनाई तो ग्राफ के दो पिक आने हैं ऐसे ऐसे। ये जो पहला पिक है ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा, और ये जो सेकेंड पिक है ये इस वाली पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये जो दूसरा पार्ट है। लेकिन इस वाली केस में करा तो इस वाली केस में अपने पास एक ही पिक आने हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो E2 है ये एक बहुत ही कॉमन सा मैकेनिज्म है, इवन थोड़ा कम सा कॉमन मैकेनिज्म है। तो ये इनके बीच के डिफरेंसेस है। बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन फर्क सिर्फ इस वाली केस में है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन एग्जिस्ट करती है और हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। इस वाली केस में कोई कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या किसी भी तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। ये इनके बीच का डिफरेंस है। एक पार्ट और भी है, E1CB। इस वाली केस में जो E2 मैकेनिज्म है इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है। एक पार्ट है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर मतलब जो आउटगोइंग एलिमेंट है, जो आउटगोइंग एलिमेंट है should be attached एट 180 डिग्री। अगर कोई 90 डिग्री पे है तो E2 मैकेनिज्म में वो बाहर नहीं आने वाला। तो हमें E2 मैकेनिज्म के साथ इस एक वर्ड का ध्यान रखना है। और एक और भी वर्ड है इसके साथ, एक और भी पार्ट है जिसे कहते हैं E1CB। CB का मतलब है कॉन्जुगेटेड बेस। ये कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर ये कॉन्जुगेटेड बेस है तो इसका ये मतलब है लैक 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम है। कितने से, जितने रिएक्टेंट में है उससे एक हाइड्रोजन कम है प्रोडक्ट के अंदर में। तो इस वाली केस में होता क्या है, इस वाली केस में सपोज अपने पास CHCl3 और CF3 है, तो यहां से पहले हाइड्रोजन बाहर आ गई। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर आ गई, अब ये है CCl3 CF3 विथ नेगेटिव चार्ज। Fluorine being a more electronegative, this negative charge will transfer to this part and this is going to have C double bond C। इस वाली साइड पे 2 फ्लोरीन और इस वाली साइड पे अपने पास CH2, इस वाली साइड पे अपने पास 2 क्लोरीन है। अब ये जो पार्ट है इस वाली पार्ट का कॉन्जुगेटेड बेस है, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। अब यहाँ पे कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आती है और वो ट्विस्ट ये है कि जो E1CB है ये हमेशा हॉफमैन एलिमिनेशन जानी है। और जो E1 है और जो E2 है इनमें क्या होना है, क्या इनमें फिक्स है या यहाँ पे ये वेरिएबल है? या तो इसकी तरह ये फिक्स हो जाए या फिर ये वेरिएबल हो। तो इनमें से कोई एक फिक्स है, कोई एक वेरिएबल है। लेकिन अभी ये सवाल रह जाती है कि हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है और सेट-जेप्स एलिमिनेशन क्या है। और E2 इट डिपेंड्स, ये वेरिएबल चीज़ें। तो
तो सेटजेप्स और हॉफमैन एलिमिनेशन में बेसिकली क्या फ़र्क है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हमने सेटजेप्स और इसकी बात करी तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सेटजेप्स का मतलब है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड higher is the stability, higher is going to be the stability. यहां पे हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि हम सीधा सीधा लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर हमने इस तरीके का एक कंपाउंड जनरेट कर लिया, मान लो ये इस तरीके का एक कंपाउंड है, अब यहां पे दोनों ऑप्शन है, ये भी बीटा पार्ट है, ये भी बीटा पार्ट है, तो यहां पे इस तरीके से की पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। एक और भी कंडीशन हो सकता, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, फिर मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट ऐसे है, ऐसा, ये है मेजर प्रोडक्ट। और यहां पे सारी कहानी है इस बात के ऊपर कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस वाली केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन है, तो यहां पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। मगर इस वाली केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 1 2 3, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो इस वाली पार्ट के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन कहाँ पे आने? तो हॉफमैन एलिमिनेशन सिर्फ 4 कंडीशंस के अंदर आने हैं, सिर्फ ऐसे 4 कंडीशंस हैं जहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन आने हैं, सिर्फ 4 कंडीशन है, और 4 के अंदर 3 तो अल्काइल हैलाइड है, 4 में से 3 कंडीशन ऐसे हैं जहां पे अल्काइल हैलाइड है, और एक कंडीशन ऐसा है जहां पे अल्काइल हैलाइड नहीं बल्कि बल्केयर सबस्ट्रेट एक रीजन है, बल्केयर सबस्ट्रेट। तो हॉफमैन के अंदर जो पहले 4 कंडीशंस हैं उनमें 3 तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर है। और पहली कंडीशन है कि अगर जो वीक लिविंग ग्रुप है और वीकर लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन। दूसरी कंडीशन है जहां पे 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है प्लस बल्कियर बेस बोले तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहां भी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर सपोज्ड टू बी मोर स्टेबल और दे आर सपोज्ड टू बी मेजर प्रोडक्ट। एक और भी केस है अल्काइल हैलाइड के साथ कि 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन हो, हैलाइड हो, जिसमें गामा कार्बन इज 4 डिग्री। तो ये 3 तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर आ गए। एक और पार्ट है जहां पे अल्काइल हैलाइड है नहीं, और वहां पे है बल्कियर लिविंग ग्रुप। ये 4 कंडीशंस हैं जहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन होने हैं। इसे छोड़कर बाकी सारे एलिमिनेशन सेटजेप्स एलिमिनेशन हैं। अभी ये वो 4 कंडीशन है। यहां पे फ्लोरीन है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसके पास ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ जाए, डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ जाए। तो तुम देखोगे जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड, इसके अंदर टर्मिनल डबल बॉन्ड, जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट है, और जहां पे नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। ये दूसरा केस है जहां पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है तो जो लेस हिंडर्ड साइड है इसने उस वाली साइड से अटैक कर रहा है, और एज ए रिजल्ट जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है
जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो मेजर प्रोडक्ट है, जो नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट. So Sedgwick's elimination is going to be minor product, whereas Hofmann elimination is going to be the major product. तो इस वाली केस में हमने टेरशरी बीटा ऑक्साइड यूज करी और ब्रोमीन यहाँ पे है, अपने पास 2 बीटा पोजीशन है, लेकिन जो लेस हिंडर्ड साइट है इसने यहाँ से अटैक करा. जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे जो गामा कार्बन है ये 1 2 3 4 डिग्री. इस वाली केस में भी वैसे ही है, जो लेस हिंडर्ड साइट है वो अटैक होने हैं. तो लेस हिंडर्ड साइट ये है, तो यहाँ पे टर्मिनल डबल बॉन्ड, जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है, जो टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है. और लास्ट के पार्ट है जहाँ पे बल्कियर लिविंग ग्रुप है, ये एक बल्कियर लिविंग ग्रुप है. ध्यान रहे अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो तो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है. जब कभी उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो नाइट्रोजन का केस हो या हाइड्रोजन का केस हो या सल्फर का केस हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट मेक्स देम ए बेटर लिविंग ग्रुप. और अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप बल्कियर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे नहीं, बाजू वाली साइड पे आने हैं, इस वाली साइड पे आने हैं. और ये 4 कंडीशंस हैं जहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन है. इसे छोड़कर जितने भी हैं सारे के सारे सेडजेप्स एलिमिनेशन है. अभी डिस्कस करा था एंटी पेरीप्लेनर, जो E2 मैकेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है. और इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, 180 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से प्लेस्ड होने चाहिए. तो यहाँ पे ये क्लोरीन बाहर आ रही, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन बाहर नहीं आ रहा. इस क्लोरीन के साथ इस वाली हाइड्रोजन ने बाहर आना है. अब ये इसने एक कंपाउंड क्रिएट करी. यहाँ पे इसने पूछा कि इनमें से कौन सा E2 मैकेनिज्म दे सकते हैं. अब ऐसी बात है कि ये हैलाइड के बारे में बातें कर रहे हैं, हर बार ये क्लोरीन तो बाहर आना ही आना है. क्या इससे 180 डिग्री पे कोई हाइड्रोजन है क्या? उस केस में तो नहीं है. इस केस में है क्या? इस केस में CH3 ग्रुप है. इस केस में मिथाइल है ना कि हाइड्रोजन है. इस केस में इथाइल है ना कि हाइड्रोजन है. और इस केस में हाइड्रोजन है तो ये वैलिड है. ये है एंटी पेरीप्लेनर का कॉन्सेप्ट जो तुम्हें ध्यान रखना है. जो लिविंग ग्रुप है उससे 180 डिग्री पे एक ग्रुप होनी चाहिए, और वो ग्रुप कौन सी होगी ये इस बात पर डिसाइड करता कि ये रिएक्शन है क्या. ये रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजनेशन है. ये रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजनेशन है. तो यहाँ पे हैलोजन के साथ हाइड्रोजन बाहर आनी है. और ये मैकेनिज्म E1CB मैकेनिज्म है. E1CB मैकेनिज्म है. तो हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो इस तरीके से है. इस बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और इसने जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करा अब ये कॉन्जुगेटेड बेस है. ये कॉन्जुगेटेड बेस है. इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन और क्लोरीन ने मैनेज कर रखा है. और C2H5OH यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट है. लेकिन इसकी स्टेबिलिटी अब भी कम है बिकॉज इट्स ए आयन नॉट इन द न्यूट्रल फॉर्म. सो टू मेक द न्यूट्रल व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ट्रांसफर दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हियर 3 elements are there: chlorine, fluorine and carbon. So out of these 3, it's a fluorine which is supposed to be most electronegative. So this negative charge will move towards the fluorine. As a result, F negative will come out, and this is the slow step. This is the rate determining step. This is the rate determining step. So conjugate base formation is not the rate determining step. The loss of negative ion from the conjugate base, that is going to be the rate determining step. So you should be careful. This one is the rate determining step, not this one. अब एक बार इन तीनों रिएक्शंस को एक साथ कंपेयर करते, तो जो इवन मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है. इस वाली स्टेज के अंदर हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ से हैलोजन बाहर आ गई, और इसने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा, और फाइनल स्टेज के अंदर डीप्रोटोनेशन है. डीप्रोटोनेशन. इस वाली केस के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, जबकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, और इस वाली केस में कार्बन आयन है. तीनों ही अलग है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और ट्रांजिशन स्टेट.
बाकी चीज़ें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है।